कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भाई ये राज्यपाल को लेके कि जो भी दंडन था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्यादेश। ठीक है, कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है 123 और 213। 123 में राष्ट्रपति और यहाँ पे राज्यपाल की बात हुई है। ठीक है, तो वो करने जा रहे हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कोई विधेयक आता है, पहले पहले विधेयक लाया जाता है, फिर उसे पेश किया जाता है, फिर पास किया जाता है, फिर उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं राष्ट्रपति को, तब वो अधिनियम बनता है। लेकिन अध्यादेश के कंडीशन में क्या होता है, अध्यादेश एज ए डायरेक्ट एक तरीके से अधिनियम लाने के लिए ये वाली प्रोसेस पहले करने के लिए अध्यादेश लाया जाता है। जब अध्यादेश लाया जाता है तो अधिनियम वो पहले बन जाता है, बाद में फिर पेश होता है और फिर बाद में दोनों सदनों में पास किया जाता है। ठीक है, तो ये अध्यादेश होता है। तो इसमें लिखा है, यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। इस बात को याद रखेंगे। और अध्यादेश का वही पावर होगा जो नॉर्मली कोई अधिनियम जब संसद लाती है तो वैसा होता है। संसद या विधानमंडल की बात हो रही है। राष्ट्रपति अध्यादेश उसी मामले में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिस पर संसद कानून बनाने का अधिकार होता है, चाहे वो संवर्ती हो चाहे संघ सूची को लेके हो। और इस टाइप का जब कोई अध्यादेश आता है तो उसका जो जीवन काल होता है 6 माह 6 सप्ताह, कुल मिला के 7.5 महीने का हो गया। राष्ट्रपति अब कब अध्यादेश लेके आएगा, तो ये देखिए, राष्ट्रपति जब चाहे तब अध्यादेश वापस ले सकते हैं, उनके ऊपर है। लेकिन हम देख लेते हैं कब अध्यादेश लाया जाता है। या तो संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, अध्यादेश तभी जारी होगा संसद का सत्र नहीं चल रहा। और ऐसे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ लगता है राष्ट्रपति को कि उन्हें एकदम बहुत तत्काल एक कानून की आवश्यकता है, लेकिन उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा तो अध्यादेश आएगा। दूसरा, संसद का एक सदन चल रहा है और दूसरा नहीं चल रहा है तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ये वाली शर्त याद रखिएगा, इसी में फंसते हैं। नेक्स्ट, अगर संसद का सत्र चल रहा है तो अध्यादेश जारी नहीं होगा, ये सीधी सी बात है। ठीक, अब अध्यादेश को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। अध्यादेश के माध्यम से संविधान संशोधन नहीं होते, इस बात को याद रखेंगे। और हम मौलिक अधिकारों को भी नहीं छीन सकते। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ फंस सकते हैं। नेक्स्ट, एक ही विषय पर कई बार अध्यादेश लाया जा सकता है, जैसे 3 तलाक पे लाया गया था कई बार, भूमि अधिग्रहण जो बिल था उस पे लाया गया था, है ना। तो मतलब अध्यादेश कितने भी बार मतलब लाया जा सकता है एक ही विषय पे। नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार को 1935 के अधिनियम से लिया गया था। ठीक है, और ये पहली बार लेकिन कब आया था, कैनिंग के समय 1861 अधिनियम में अध्यादेश वाली चीजें हुई थी। और हमने अध्यादेश वैसे अगर बात करें तो अध्यादेश जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है ना। तो एक कभी अगर मान लीजिए तुलना है तो याद रखेंगे अमेरिका और ब्रिटेन के पास इस तरीके का कुछ नहीं है। 1861 के अधिनियम में भी गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन हमने अपने संविधान में 1935 का जो था उससे लिया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी पूछा जाए अध्यादेश जारी करने के लिए सदनों को स्थगित किया जा सकता है। मान लीजिए किसी की मिली भगत है, मान लीजिए दोनों सदनों की, है ना। उन्होंने बोला ठीक सत्र नहीं चालू हो रहा है, और उधर राज्यपाल जो है, राष्ट्रपति ले लीजिए, है ना, राष्ट्रपति करता तो इन्हीं की सलाह पे है काम, है ना। तो मान लीजिए इन्होंने मिलके सदन को स्थगित कर दिया तो फिर राष्ट्रपति चाहे तो ला सकता है, वो विधानमंडल के मैटर में वही होगा। अध्यादेश जारी करने के लिए लोकसभा व विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। ऐसा बहुत मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही ऐसा होता है। मान लीजिए उन्होंने कर दिया और फिर यही लोग कह दे राज्यपाल को कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो इस तरीके से तो कुल मिला के ऐसा भी हुआ है हमारे यहाँ पे। इसी प्रकार राज्यों के राज्यपाल के भी पास 213 के तहत है, इस बात को याद रखेंगे। और एक ये वजह भी थी कि भाई इन सारी चीजें जो हुआ करती थी तो राष्ट्रपति, एक जब हम मेंस में लिखते हैं तो राज्यपाल के मैटर में हम इस बात को भी लिखते हैं, है ना, कि हालांकि ऐसा नहीं, क्योंकि भाई जनता को भी जवाब देना रहता ना, तो ऐसा करेंगे नहीं अब ऐसा, ये ठीक है, मतलब ऐसा जनरली नहीं होता है। फिर हमने, क्योंकि ये बार बार कैनिंग 1861 में अध्यादेश को लेके आए थे, 53 में वीटो पावर दिया गया लिया था। अब हम पढ़ लेते हैं वीटो क्या होता है। वीटो, है ना, तो वीटो जो है ये 1853 होगा, ठीक है, 19 लिखा हुआ है। वीटो का अधिकार, वीटो 3 प्रकार के होते हैं। जब संसद मंत्रिपरिषद द्वारा पास किया गया प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है, मान लीजिए संसद ने या फिर मंत्रिपरिषद ने कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा, तो अब वह अपनी सहमति कर देते हैं तो विधेयक अधिनियम बन जाता है, सीधी सी बात। अगर सहमति नहीं प्रदान करते हैं तो है वीटो का प्रयोग करते हैं। तो वीटो 3 प्रकार के हैं। एक निलंबनकारी वीटो, ठीक है, जो फ्रांस, इंडिया और फ्रांस में इस तरीके का होता है।
जब संसद या मंत्रिपरिषद द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ऐसे प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए, मतलब पुनर्विचार के लिए लौटाना ही निलंबनकारी वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है। ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसा हमारे भारत और फ्रांस में राष्ट्रपति के पास है। फिर पूर्ण वीटो या जिसको अत्यंतिक वीटो कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति पूरी तरीके से मना कर देता है तो वो एब्सोल्यूट हो जाता है। ठीक है, राज्य के और ऐसा वो कब करेगा, पूरी तरीके से मना किनको करेगा, या तो राज्य के विधेयक पर, है ना, जो 200 के तहत वो आरक्षित कर लेता है, या फिर ऐसा विधेयक जो निजी या गैर सरकारी विधेयक हो, या ऐसा मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव जिसका लोकसभा में बहुमत नहीं हो और उसने ऐसा कुछ पास किया। तो ये भी सर से याद रखेंगे। पहली बार पूर्ण वीटो का प्रयोग भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने, जो पेप्सू राज विनियोग विधेयक था उसके मामले में लेके आया था। पेप्सू मतलब पहले पंजाब का नाम, इस तरीके से संबंधित है। पूर्ण वीटो का अधिकार अब ब्रिटेन के सम्राट के पास है, याद रखेंगे। जैसे फिर जेवी वीटो, पॉकेट वीटो जिसका कहते हैं, इसका आर्टिकल 111 याद रखेगा। 111 में कभी कभी ये तीनों भी ले लेता है, नॉर्मली वीटो भी ले लेता है, और स्पेशली जेवी वीटो पूछा तो वो भी 111 है, याद रखेंगे। तो यहाँ क्या है, जब किसी प्रस्ताव पर राष्ट्रपति ना तो अपनी सहमति प्रदान करता है ना असहमति, तो जेवी वीटो का प्रयोग किया जाता है। मतलब अनिश्चित काल के, मान लीजिए घर पे फूफा आए, फूफा से कुछ पूछा गया कि फूफा तो वैसे ही गाल फुलाए रहते हैं, तो मान लीजिए फूफा से कुछ पूछा गया तो फूफा क्या करेंगे, वो जेब में हाथ डाल के निकल लेंगे। तो मतलब कुछ नहीं बताया उन्हें, अब पता ही नहीं है कि ये कब जवाब देंगे। तो वही अनिश्चित काल के लिए विधेयक को रोक लेना। ठीक है, ये इस तरीके से मान लीजिए। फिर अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति कितने दिन में सहमति देगा, इसका भी कोई जिक्र नहीं है, तो इस बात को याद रखना। मतलब अनिश्चित काल हो गया ये तो। फिर इस वीटो का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, राष्ट्रपति जो ज्ञानी जैल सिंह थे, 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक था उस पर किया था। वीटो का अधिकार भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के पास भी है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। निम्न कंडीशन पे आपका वीटो का प्रयोग नहीं होगा। महाभियोग जैसी प्रक्रिया पर वीटो नहीं लाया जाएगा, संविधान संशोधन के मैटरों में नहीं यूज करेंगे, धन विधेयक पर नहीं करेंगे, और आपातकाल को लेके इन 4 स्थितियां हैं जहां पे वीटो का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया में तो मतलब मान लीजिए तो गलत हो गया, इतनी बड़ी प्रक्रिया और वहां राष्ट्रपति, मतलब एक बहुत, ये जो चीजें हैं वो बहुत कठोर चीजें हैं। अब धन को छोड़ दिया जाए क्योंकि धन ही आवश्यक है, इस पे वीटो लाने तब तो फिर पूरा संविधान ही ढह जाएगा। ये आप चीजें देख रहे होंगे, जैसे आप वैसे भी कभी भूल जाए तो आप देख रहे होंगे इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पे वीटो आने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इनकी वजह से, इन सारी चीजों से बचने के लिए संविधान को कठोर बनाया गया है। इसीलिए जब इस दृष्टि से देखेंगे तो राष्ट्रपति फिर वीटो का यूज नहीं कर पाएंगे, और वीटो का यूज करना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति की परामर्श संबंधी अधिकार, जो 143 में है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श पर सलाह देने या ना देने के लिए स्वतंत्र है। ये सुप्रीम कोर्ट दादा है। सुप्रीम कोर्ट अगर परामर्श देता है तो राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो ऐसे मान भी सकता है या इनकार भी कर सकता है। मतलब दोनों ही, इनका मन हुआ तो देंगे, मतलब दोनों ही सवाशेर हैं। ठीक है, याद रखिएगा, परामर्श में दोनों ही सवाशेर हैं। जैसे पहला मामला 1951 में इंदिरी देहली राज एक्ट था, जिसमें राष्ट्रपति ने एससी से परामर्श मांगा था। ठीक है, मतलब पूछे पहली बार परामर्श कब मांगा, तो इस वाले एक्ट में। 10वां मामला जैसे अयोध्या मामलों को लेकर था, राष्ट्रपति ने एससी से परामर्श मांगा तो एससी ने नहीं दिया। ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कभी आपको याद करना हो। ठीक है, चूंकि होता क्या है, जब भी ऐसी परामर्श देता है तो परामर्श देने के लिए वो एक संवैधानिक पीठ का गठन करता है, जिसे पूर्ण पीठ कहते हैं। इसमें कम से कम नहीं तो 5 सदस्य तो होने ही चाहिए। राज्यपाल को एससी व हाई कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार नहीं है, इस बात को भी मान के ध्यान रखेंगे। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसके पास भी अधिकार नहीं है, और परामर्श वाला जो अधिकार है ये हमने कनाडा से लिया, याद रखना है इस बात को। अब हम पढ़ लेते हैं आपातकालीन शक्तियां। ये ऐसे ही अभी इधर देख लीजिएगा, जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। युद्ध आंतरिक अशांति के आधार पर 352 के तहत होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मतलब गंभीर जब संकट उत्पन्न हो जाता है 356 में वो क्या करता है, आपका जब एक तरीके से संविधान के हिसाब से नई चीजें चल रही होती हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन हो गया। फिर इसमें क्या होता है कि भाई ये 1 माह के अंदर और ये 2 माह के अंदर पेश करना रहता है। ये आपको विशेष बहुमत, मतलब राष्ट्रपति ये महोदय ऊपर बैठे, यहाँ पे विशेष बहुमत रहेगा, फिर सिग्नेचर जाएगा, और 6-6 माह करके
अनंत काल तक ये बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपका 352। फिर ये 2 माह के अंदर प्रेस किया जाएगा और यहाँ पे साधारण बहुमत वाली स्थिति रहेगी। 6-6 माह करके ये भी, ये लेकिन 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ये राष्ट्रपति शासन है चूंकि। फिर 360 जो रहेगा वो वित्तीय है, ये 2 माह में है, इसको 2 माह के अंदर इसे पेश करना होगा। ठीक है, दोनों ही अलग अलग, लेकिन ये अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। और एक बार, लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है, एक बार इसको पास कर दो फिर दोबारा पास कराने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। हृदयनाथ कुंजरू ने राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियों को संविधान के साथ धोखा कहा है, कि इनको ऐसी शक्तियां नहीं है जिनका मतलब बस नाम मात्र की हैं। विवेकाधिकार, आपके इनके विवेकीय अधिकार की बात करें तो विवेक का मतलब होता है कि वो अपने विवेक से ले, और ऐसा वो कब यूज करेगा ये शर्तें देख लें। एक तो जब जब मंत्रिपरिषद की सलाह, मतलब विवेक का मतलब होता है कि जब वो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के काम कर रहा होता है। अब वो ऐसे किन किन मामलों में इस तरीके का यूज करें, जैसे मान लीजिए सूचना मांग सकता है 78A के तहत, ठीक, प्रधानमंत्री से। वो ऐसा कोई भी विषय जिस किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया लेकिन उसकी मंत्रिपरिषद ने उस पर अपनी सहमति नहीं दी है, तो ऐसे प्रस्ताव को वो मानने से इनकार कर सकता है। मान लो ये ये सारे इनका पूरी मंत्रिपरिषद है, मान लो ये सारे मंत्रिपरिषद है, इसमें से एक ने निर्णय ले लिया है, ठीक है, और और ये विधेयक लेके भैया आ गए, है ना, या फिर इन्होंने कुछ भी अपना कुछ भी रखा हो राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह को नहीं मानेगी, एक नहीं भाई सबकी होगी तब मानेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो एक तरीके से पूरी लोगों का जो प्रधानमंत्री का एक देखें स्पेशली प्रत्यक्ष रूप से उसके हिसाब से काम करता है। हालांकि उनकी कैबिनेट और ये सब चीजों को बोल देते हैं। अगर किसी दल को, या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, दल में अगर मान लो बहुमत नहीं है, लोकसभा में किसी की बहुमत दल का कोई नेता नहीं है या फिर उसका बहुमत नहीं है, अल्पमत की सरकार है, तो सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को आमंत्रित कर सकता है वो ऐसे में। निलंबनकारी वीटो मतलब पुनर्विचार हेतु लौटाने के मैटर में वो अपना विवेक यूज करेगा। वॉकेट वीटो के मैटर में विवेक यूज करेगा। विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव का समय निर्धारित करना हो तो वीटो यूज करेगा। और अगर ऐसी कोई लोकसभा विघटित हो गई हो तो उस लोकसभा की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर कार्यवाहक सरकार की सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद लोकसभा विघटित तो विकसित लोकसभा के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद कार्यवाहक सरकार की सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाहक नहीं है। ठीक है, अगर कोई सरकार ऐसी चुनी गई है केवल कार्य के लिए कुछ समय के लिए, तो उसकी उस बात को मानने के लिए वो नहीं है। अगर मंत्रिपरिषद का लोकसभा में बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति ऐसी मतलब लोकसभा का जो मंत्रिपरिषद है उसकी बात मानने के लिए बाध्य, मतलब अपने विवेक से यूज करेगा। फिर राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति देख लेते हैं। एक तो होता है नाम मात्र का अध्यक्ष, एक होता है संवैधानिक अध्यक्ष, एक होता है वास्तविक अध्यक्ष। नाम मात्र का होता है कि केवल नाम मात्र का मतलब होगा कि भाई ये ऐसा है जो किसी भी परिस्थिति में सक्रिय नहीं रहता, जैसे ब्रिटेन का सम्राट। संवैधानिक अध्यक्ष की भाई हमारे यहाँ पे जो है देश का प्रमुख अफसर मिलने पर ये कभी कभी सक्रिय हो जाता है। जैसे इनका अगर आप देखें स्टैंप और उस हिसाब से देखें, कभी कभी कहते हैं ना ये केवल मोहर मात्र है, तो ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपने इसके विवेकाधीन पढ़े, है ना, इसके वीटो पावर ही पढ़े, ये सब इसको सक्रिय बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में है, जहां वो कभी कभी सक्रिय रहता है परिस्थितियों के हिसाब से। एक होता है वास्तविक अध्यक्ष जो हमेशा सक्रिय रहता है, जैसे आपका अमेरिका का। ठीक है, फिर भारतीय राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष के रूप में कैसे है, जैसे अभी इन्होंने बताया 53 साफ कहा गया है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं था, साफ साफ लिखा है। हालांकि ये जो शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं करेगा अपने अधीनस्थ को माध्यम से। आर्टिकल 60 कहता है कि भैया ये संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेता है, तो इस हिसाब से भी ये सक्रिय है ना। अब मान लो कहाँ कहाँ हमारा जो भारतीय राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का अध्यक्ष है, जैसे 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी हर हाल में, और ये परिषद की सलाह पर ही काम करेंगे, एक तरीके से अपंग हो गए। दूसरा, भारत में संसदीय प्रणाली पाई जाती है जिसका मूलभूत तत्व है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राष्ट्रपति के। तो यहाँ इस मैटर में हमारे राष्ट्रपति नाम मात्र के हो गए। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली जो होता है वो क्या होता है, यही नोट करके लिख लेंगे कि जहां वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। अब सारी चीजें इसी से निकलेंगी। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका जो होगी वो सीधी सी बात है मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री में निहित होती है। राष्ट्रपति के पास सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, मतलब उसके नाम पे केवल मोहर लगाई जाती है, सारे निर्णय यही सब लेते हैं, अतः राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष नहीं है। फिर अंबेडकर जी इस मैटर में कहते हैं बहुत अच्छी बात राष्ट्रपति को बचाते हुए
कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के समान है, क्योंकि है राष्ट्र का प्रधान है, ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका नहीं, तथा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि निर्माण करता है। मतलब राष्ट्रपति की मध्यम स्थिति को अंबेडकर जी ने समझाया है। वहीं जो वेंकट रमन थे, उन्होंने बताया है राष्ट्रपति का पद आपातकालीन प्रकाश स्तंभ के समान है, कि संकट काल की स्थिति में ये अपनी भूमिका इनकी प्रारंभ हो जाती है, और जैसे ही संकट खत्म हो जाता है इनकी भूमिका समाप्त हो जाती है। फिर भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक अध्यक्ष है, ये पता है, ये राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व करता है, ना कि निर्माण करता है, ये सारी चीजें। फिर हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य इसलिए नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि यह निष्पक्ष बना रहना चाहता है, निष्पक्ष बना रहे इसलिए राष्ट्रपति किसी संसद का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बना सकता है, इस बात को याद रखेंगे। जिसकी प्रथम महिला राष्ट्रपति अर्जेंटीना की जो थी स्टेल पेरोना थी, इसको बात को याद रखेंगे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने, जो सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। फिर राधा कृष्ण दूसरे राष्ट्रपति थे, जो जिन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है, और ये 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, और ये सबसे कम उम्र समय तक राष्ट्रपति रहे, ठीक है। उसके बाद वीवी गिरी जो थे वो सेकंड प्रेफरेंस वाले, मतलब वोटिंग की सेकंड प्रेफरेंस से ये चुने गए थे, और सबसे कम मत पाकर भी ये चुनाव जीते, ठीक है। ये ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस से राष्ट्रपति बनने वाली ये पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद थे, ये द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इनकी भी मृत्यु कार्यकाल में हुई, जैसे आपके जाकिर हुसैन की। हिदायतुल्लाह सीजीआई थे, जो 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने काम किया है। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, यह पहली बार चुनाव हार गए थे, इन्हें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। बस इतना रखिए, निर्विरोध चुने गए थे और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं। KR नारायण पहले दलित राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम प्रथम ऐसे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे जो किसी पार्टी से मतलब नहीं था इनका। अमेरिका में अभी भी कोई महिला या अल्पसंख्यक राष्ट्रपति नहीं हुआ है, ये वैसे ही लिख लिया था। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति बनी। प्रणब मुखर्जी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने सर्वाधिक फांसी दी। रामनाथ कोविंद द्वितीय दलित राष्ट्रपति थे, ये यूपी से पहले राष्ट्रपति रहे हैं। फिर ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। डॉक्टर राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और इसमें एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो आपके के कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, और हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। ये सारी चीजें याद कर लेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है, समझ लीजिए, बस शिक्षा पे काम कीजिए फिर सब कुछ बदल जाएगा। मंत्रिपरिषद देखते हैं, मंत्रिपरिषद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 और 75 में इसकी बात है। कभी कभी हम इनमें डाउट कर जाते हैं कि 74 में है कि 75, तो इसको आज एक बार देख लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मंत्रिपरिषद 73 में कहा गया है कि भाई संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 73 में हमने पढ़ा था उधर जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। 74 में मंत्रिपरिषद है। अब इन्होंने 74 में 73 कार्यपालिका शक्ति बता रहा है, वो मंत्रिपरिषद से लेना देना नहीं है। 74 है मंत्रिपरिषद, जिसमें कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान राष्ट्रपति होगा। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेगा, चाहे कुछ हो जाए। फिर लगा कि यार ये तो बहुत इन्होंने वो कर दिया, रिजिड हो गए हैं, तो 44वें संविधान संशोधन ने ऐसा कहा गया कि चाहे तो राष्ट्रपति इस सलाह को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद भेजता है तो फिर ये चीजें बाध्य हो जाएंगी इनके लिए। फिर मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या कहा, इसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। 75 में मंत्रियों के बारे में है, 74 मंत्रिपरिषद और 75 में मंत्रियों के बारे में क्या कहा है। 75(1) में कहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति ही करेंगे। फिर इसी से रिलेटेड 91वें संविधान संशोधन आया था 2003, जिसमें 75 फर्स्ट ए जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या होगी पीएम सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इस बात को हमने यहीं पढ़ लिया। इसी तरह मंत्रियों की जो संख्या है, मतलब वहां लोकसभा मतलब विधानसभा में भी यही होगा। जहां छोटे राज्य हैं वहां मंत्रियों की संख्या कम से कम 12 होगी, याद रखिएगा। जितने भी छोटे राज्य, इन सबसे बहुत क्वेश्चन पूछता है।
इसी संशोधन द्वारा कि भाई 75 एक बी भी जोड़ा गया, जिसमें क्या बोला गया, जिसमें कहा गया यदि कोई व्यक्ति दल बदल के अंतर्गत अयोग्य ठहराया जाएगा, जितने समय के लिए अयोग्य ठहराया गया उस अवधि के दौरान वह मंत्री नहीं बना रहेगा। ठीक है, इसमें दूसरी बात जोड़ी गई, क्या, 75(1)(b) में, ए में मंत्री परिषद की संख्या की कितनी रहेगी, 15%। अब आ जाते हैं 75(2) में, कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, अर्थात मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 75(3) कहता है कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब मंत्रियों के ही बारे में सब कुछ है। 75(3) ये जो कह रहा है ना सामूहिक रूप से, यही संसदीय शासन प्रणाली स्थापना कर रहा है। मतलब अगर डायरेक्टली भी पूछे संसदीय शासन प्रणाली किस आर्टिकल के तहत स्थापित होती है, तो 75(3) याद रखिएगा इस बात को। हाँ, तो अब देख लेते हैं भाई मंत्रियों के प्रकार। सबसे पहले तो हमें पता है एक प्रधानमंत्री होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चयन या निर्वाचन नहीं होता। जब निर्वाचन, चयन या निर्वाचन कई लोगों में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है ना, नियुक्ति बस कर ली, नियुक्ति कर ली, नियुक्ति कई लोगों में से एक करते हैं, और जो चयन या निर्वाचन होता है वो जनता करती है। लोकसभा अपने राजनीतिक दल का जो नेता होता है वही हमारा प्रधानमंत्री होता है। और इसमें एक चीज थी जो कभी पूछी गई थी, फिर मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद जो होती है उसका विनाशक भी होता है, और उसका एक तरीके से उसको बनाता भी है, उसको बिगाड़ता भी है। मान लो प्रधानमंत्री मर गए तो फिर त्यागपत्र देना पड़ेगा पूरी मंत्री परिषद को। दूसरे होते हैं कैबिनेट के मंत्री। कैबिनेट महत्वपूर्ण मंत्रालय जितने भी होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सब कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, दूसरे स्तर के, प्रधानमंत्री के बाद। यह वरिष्ठ मंत्री होते हैं तथा प्रथम दर्जे का मंत्री भी कहते हैं। ठीक है, और ये कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, अपने विभाग का अध्यक्ष होता है और अपने विभाग के बारे में निर्णय लेता है। ये सदन में विपक्ष का नेता और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो भी कैबिनेट का, एक दो ये लोग हैं जिनको कैबिनेट का दर्जा याद है, विपक्ष का नेता और नीति आयोग के उपाध्यक्ष। फिर राज्य मंत्री आते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले। ठीक है, दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, अपने विभाग के रहते हैं ये, और इनको बुलाया जाता है तो ही ये जाते हैं। बाकी फिर राज्य मंत्री, उप मंत्री, वो सब इनसे हमें मतलब नहीं है। फिर ये देख लीजिए संसदीय सचिव कौन होता है। 70 के दशक तक संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती थी। इनकी नियुक्ति जो होता है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती थी, कोई भी व्यक्ति बन सकता था, इसमें कोई वो नहीं था। मंत्रिपरिषद की, अच्छा ये छोड़िए, इसमें कुछ नहीं है। फिर बाकी कुछ अन्य मंत्री भी हैं, जैसे विशेष मंत्री, किचन मंत्री और छाया मंत्री। विशेष मंत्री इनर मिनिस्टर होता था, ठीक है, और किचन मंत्री इजराइल की अवधारणा है। ये अन्य मंत्री हैं, जैसे कभी पूछ ले कि भाई किचन मंत्री क्या होता, तो इजराइल का जो अवधारणा है। उसके बाद ब्रिटेन का छाया मंत्री, उसमें क्या होता है, विपक्ष में कोई व्यक्ति, विपक्ष के द्वारा उनकी स्वयं की भी मंत्रिपरिषद होती है, मतलब एक विपक्ष की मंत्रिपरिषद और एक सदन की तो होती है। ठीक है, ये सारी चीजें। मंत्रिमंडल पूछे कि शब्द किसमें है, तो आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, और मंत्रिपरिषद आप पढ़ ही चुके हैं 74। देखिए मंत्रिमंडल और ये है मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल क्या होता है, प्रधानमंत्री और उनकी जो कैबिनेट होती है वो मंत्रिमंडल कहलाती है, और प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, ये तो मंत्रिमंडल हो गया ये वाला। उसके बाद प्रधानमंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, इन सबसे मिलकर बनी होती है मंत्रिपरिषद। तो इस बात को याद रखिएगा, जितने भी मेन मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल कहलाएंगे, और मंत्रिपरिषद मतलब सब फिर आ जाएंगे। भारत के प्रथम जवाहरलाल नेहरू थे जो सर्वाधिक समय तक पीएम रहे। इंदिरा गांधी दूसरी सर्वाधिक समय तक पीएम रही। मोरारजी देसाई सर्वाधिक उम्र में पीएम बने और प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। ठीक है, और जो चरण सिंह थे सबसे कम समय तक पीएम रहे और कभी भी सदन में नहीं गए। ठीक है, और वीवी जो गिरी हैं, सॉरी मोरारजी देसाई हैं, इनको 2 देशों का सम्मान प्राप्त है, इंडिया और पाक अभी तक। ठीक है, बात की जाए तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कारगिल श्रीलंका की भंडार नायक है, और ये 3 बार प्रधानमंत्री रही थी। फिर मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी तो अमृता कौर, जो भारत की स्वास्थ्य मंत्री भी रही थी। मंत्रिपरिषद से त्याग देने वाले अगर कोई पहले मंत्री थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और यही स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री भी रहे थे। उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही सुविधा अनुसार हम बांट लेते हैं।
अब चौधरी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी आपका 76 में है। कभी कभी कंफर्म महाधिवक्ता 165 में, याद रखना यही। कभी कभी महाधिवक्ता और महान्यायवादी में कंफर्म वो कंफ्यूजन हो जाता, तो इसको याद रखेंगे। महान्याय जो पद है वो संवैधानिक पद है। 76 में बोला गया है कि भारत के लिए एक महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये पहला विधिक अधिकारी होता है। भारत सरकार का विधिक अधिकारी है भाई। भारत सरकार के जो कानून कानून के मैटर है तो ये वाला सब देखता है। योग्यता, एससी के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता होगा। वेतन राष्ट्रपति जैसा निर्धारित करे। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहेंगे और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देंगे। ये तो सीधी सीधी बात। सामान्य रूप से कहा जाता है जब जो भी, देखो याद रखना, जो भी काम सरकार का अगर कोई कर रहा है तो याद रखिए वो या तो वो प्रसाद पर्यंत ही रहेगा, ठीक है, उसको राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। और जनरली भी ये होता है कि भाई ये जो चीजें हैं, जैसे अब आप यही देख रहे हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, क्योंकि भाई ये विधिक अधिकारी किसका है? भारत सरकार का है। जब ये भारत सरकार का है तो सीधी की बात है कि इसका कोई एक तरीके से वो नहीं है, मतलब ये कैसा रहेगा, ये एक तरीके से सरकार के पक्ष में ही रहेगा हमेशा। तो इस मैटर में देखा जाएगा तो सबके अपने अपने होते हैं फिर, ठीक है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि जब जब सरकार बदलती है तब तब महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि सरकार अपनी रुचि के हिसाब से अपने एजी की नियुक्ति करता है। भारत सरकार को विधि के संबंध में सलाह देता है ये। राष्ट्रपति यदि कोई कार्य सौंपते तो भी वो करता है। भारत सरकार की तरफ से किसी भी मामले में सरकार का पक्ष रखता है। किसी न्यायालय में भी वो सरकार का पक्ष रख सकता है, और वह किसी मामले में भारत सरकार के खिलाफ ना तो खड़ा होगा और ना ही परामर्श देगा भारत सरकार के खिलाफ, मतलब सरकार का ही है। फिर अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 88 के तहत, ये इंपॉर्टेंट है, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, अपनी बात रख सकता है, बस मतदान में भाग नहीं लेगा। तो 88 याद रखना। जब वह सदन में भाग लेता है तो संसद के सभी उसे विशेष अधिकार रहते हैं, याद रखिएगा। फिर हमारे यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल की बात की गई है और ये ब्रिटिश परंपरा के आधार पर रखा गया है। ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, बस एक तरीके से वही की सुविधा के लिए है ना, तो सुविधा के लिए ये एजी के कार्य जो है अटॉर्नी जनरल, उनके कार्यों के सहयोग के लिए है। इसको भारत सरकार का द्वितीय विधिक सलाहकार कहते हैं। अब देखते हैं भाई एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता 165 में होते हैं। ये भारत में राज्यों में राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। इस व्यक्ति को, सीधी सी बात, अब ये राज्यों में है तो ये हाईकोर्ट के समान योग्यता रखेंगे। तो अब एक बार देख लें, हमारे भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ और सॉलिसिटर जनरल दत्तारी थे, ठीक है। वर्तमान में तुषार मेहता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। अटॉर्नी जनरल मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अमेरिका की बात हो रही है। अटॉर्नी जनरल इस सीतलवाड़ पहले हो गए, उसके बाद वर्तमान में वेणुगोपाल, है ना। और सॉलिसिटर जनरल की बात की जाए तो वर्तमान में तुषार कपूर है और पहले आपके दत्तारी थे। फिर कैग इंपॉर्टेंट है भाई, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और ये हमारी जनता का है। अब जब जनता की बात होगी तो इसे ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता, ठीक है, और ना ये प्रसाद पर्यंत रहेगा, इसकी एक प्रोसेस होगी बाकायदा हटाने की। 148 में है। 1860 में पहली बार ऑडिट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी, ठीक। इसकी हिस्ट्री, 1919 के अधिनियम में भारत सचिव को यह अधिकार था कि वो एक कैग की नियुक्ति कर सकता है। फिर 1935 के अधिनियम में कैग के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। फिर बाद में हमारे संविधान में 148 में प्रावधान किया गया कि भारत में एक कैग होगा और जो कि संवैधानिक पद होगा। क्या करेगा? जनता के धन का अभिभावक या संरक्षक होता है। एक तरीके से देखें, लोक निधि का संसदीय प्रहरी। लोग मतलब हम जो पैसा दे रहे हैं संसद के को, तो संसद में देखता है कि ये पैसा सही खर्च हो रहा है कि नहीं। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। योग्यता सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र का जानकार होगा। स्वयं त्यागपत्र भी दे सकता है। उसे उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात महाभियोग जैसी प्रक्रिया, मतलब विशेष बहुमत, कुल का आधे से अधिक प्लस उपस्थित मतदान का 2/3। तो ये बहुत हार्ड प्रक्रिया हो गई, क्योंकि ये सरकार की बात हो रही है। फिर मतलब जनता के लिए है तो इसलिए इसको हार्ड बनाया गया। भारत सरकार और राज्य सरकार में ये पद धारण नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद। इनका वेतन संसद निर्धारित करेगी, ना कि राष्ट्रपति। इनके संबंध में नियम राष्ट्रपति बना सकते हैं। कार्य क्या होगा? भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पंचायत, इसको याद रखना, यहाँ ये फंसाता है, लेखाओं की जांच कर सकता है। रिपोर्ट संघ के मैटर में राष्ट्रपति को देगा, राज्य और पंचायतों को मैटर में राज्यपाल को देगा।
फिर जैसी रिपोर्ट आएगी तो ये लोग अपने अपने पटल पर रखवाएंगे, जैसे राष्ट्रपति वहां रहेगा संसद में और राज्यपाल विधानमंडल में। कैग को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहते हैं, जो लोक लेखा समिति के आंख और कान का काम करता है। ठीक है, कैग जो है इनकी बैठक में भाग ले सकता है। भारत के प्रथम कैग थे नरहरि राव और वर्तमान में राजीव, याद रखिएगा, महर्षि। अभी इस समय मुर्मू है। तो ये सारी चीजें वो वही मैंने रिपीट की हुई हैं। फिर आपका ये जो राष्ट्रपति वाला है जो पोर्शन, इसको हम अब कल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे अब फिर से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो अभी के लिए आप इतना ही रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।